तो इसमें देखो हमारा काम का क्या है, ये तो मेरे काम का पहला नहीं लग रहा है। तो पैरेटो ऑप्टिमल का गेम थ्योरी का है। तो 5 और 6 सर। अच्छा सीधा 5 6 ना। चलिए 5 देखते हैं। तो 5 कह रहा है कि आर द फॉलोइंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए पार्ट है 5 का, एफ आर से आर में एक फंक्शन है, डिफाइन है मॉड एक्स अपॉन 2x, जहाँ x है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। क्वेश्चन है कैन एफ जीरो बी डिफाइंड इन अ वे सच दैट एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट 0, है ना। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ऐसे तो मतलब ये कॉन्टिन्यूटी के डेफिनेशन पे हो गया ना। ये जो हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स मॉड एक्स अपॉन 2x, जब x कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, तो इसको हम दो पार्ट में लिख देते हैं, जब x नेगेटिव है और जब x पॉजिटिव है। तो x नेगेटिव रहेगा तो मॉड x माइनस एक्स हो जाएगा, तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो -1/2 आ जाएगा। जब x पॉजिटिव मॉड x एक्स हो जाएगा, सो 1/2 आ जाएगा। अब आप खुद सोचो, कह रहा है कि कैन एफ जीरो बी डिफाइंड इन अ वे सच दैट एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट 0। अब सोचो आप, यहाँ बीच में एक्स बराबर 0 रख दिया, ठीक है, क्योंकि ये नॉन जीरो के लिए था, ऐसा समझ लो आप, ऐसा था। सो r-0 मीन्स नॉन जीरो, है ना। तो यहाँ मैं k रखता हूँ x इज इक्वल टू 0 पे। तो सोचो यहाँ मैं ऐसा क्या नंबर रखूंगा कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी। डू यू थिंक ऐसा होगा? तो क्वेश्चन ये है कैन एफ जीरो बी डिफाइन, तो आपको बताना यस और नो। ये पूछ रहा है क्या एफ जीरो कुछ ऐसा डिफाइन किया जा सकता है जिससे कॉन्टिन्यूअस हो जाए। तो आप क्या आंसर दो, यस या नो में आंसर दोगे कि हाँ या ना। तो बताओ आप लोग क्या सोचते हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? सो नो सर। नहीं होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपका -1/2 है, और जो राइट हैंड लिमिट है वो आपका 1/2 है। तो हाउ कैन यू चूज अ नंबर जो -1/2 दोनों के इक्वल हो जाए? क्योंकि फंक्शन आपको पता है ना कि एफ जीरो इज यूनिक रियल नंबर होगा, है ना। बट सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट and right hand limit are different, so f0 cannot be equal to both, and that's why we cannot put value of f0 that make it continuous, क्योंकि continuous हो ही नहीं सकता। मैं अगर 1/2 रखूंगा तो मान लो लेफ्ट राइट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। -1/2 रखूंगा तो लेफ्ट कॉन्टिन्यूस होगा, राइट कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। कुछ और रखूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो देर इज नो सच एक्स दैट कैन मेक इट कॉन्टिन्यूस। यही लॉजिक आपको लिखना है जो हम बता रहे हैं, या जो आप सोचते हो वहां पे आपको वर्ड में लिख देना है कि यू थिंक दिस वे, है ना, इस तरीके से। सो एफ जीरो यूनिक वैल्यू, सो देर इज नो यूनिक वैल्यू दैट कैन मेक इट इक्वल। क्वेश्चन ये है कि -½ और हाफ को इक्वल कोई बना ही नहीं सकता ना, तो ऐसा कोई वैल्यू तो है ही नहीं कि जो -½ और हाफ दोनों के इक्वल हो जाए। दैट्स वाई एफ जीरो कैनॉट बी डिफाइंड। ठीक है। फिर दूसरा पार्ट है कि कंसीडर द फॉलोइंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। मैक्सिमाइज करना है मुझे x × 1 - x को, और डोमेन है 0 से बीटा, जहां बीटा 0 से 1 में है। x स्टार बी एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द एबव ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ बीटा विल वी हैव x स्टार इज बीटा। ओके, तो अभी के लिए आप ये समझो कि आपका एफ एक्स है x × 1 - x, और डोमेन है 0 से बीटा। तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम का कॉन्सेप्ट हो गया। सो एफ एक्स इज एक्चुअली x - x², x बिटवीन 0 टू बीटा। सो अगर मैं f डैश x निकालता हूँ, सो 1 - 2x हो जाएगा, ठीक। एंड इसको 0 पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। नाउ वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ बीटा एक्चुअली, ठीक। तो ठीक है, तो होगा क्या, जो आप एब्सोल्यूट मैक्सिमा का जो कंसेप्ट कहता है
कि you consider end point as well as critical point. You find value of function 1 by 1. ठीक है, सो 0 पे तो फंक्शन 0 हो जाना है, हाफ पे 1/4 हो जाना है, और बीटा पे बीटा माइनस बीटा स्क्वायर, मतलब बीटा इंटू 1 माइनस बीटा हो जाना है. ठीक, नाउ डिपेंड्स कि बीटा क्या है ना. सो मेनली आपका हमें 0 हाफ का इशू है कि जैसे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं. वन पॉसिबिलिटी इज 0 और बीटा के बीच में हाफ है, और एक पॉसिबिलिटी है 0 और बीटा के बाहर हाफ है ना. तो मतलब यहाँ पे है कि बीटा इज लेस देन हाफ, यहाँ बीटा मोर देन हाफ, दोनों में इक्वलिटी कंसिडर कर लो, कोई दिक्कत नहीं. वैसा है, 3 केस बना दें. और तीसरा केस है बीटा इक्वल टू हाफ. एक केस में बीटा को ही हाफ ले लेते हैं. सो बीटा को अगर हाफ ले लिया मैंने तो हाफ इज द मैक्सिमम. एक मिनट देखो, x बराबर हाफ रख देंगे ना तो यहाँ होगा क्या. सो एफ ऑफ हाफ तो 1/4 आ गया ना. सो 0 तो कभी ऑप्टिमल हो ही नहीं सकता, और इनफैक्ट 1 भी ऑप्टिमल नहीं हो सकता. तो क्वेश्चन क्या था, लेट x स्टार बी द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एफ ऑफ टेंसर प्रॉब्लम फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बीटा. और हमें ऑप्टिमल का मतलब यहाँ मैक्सिमाइजेशन से है ना. तो will we have x star is equal to beta, for what value of beta we will have x star is beta. so बीटा को अगर मैं हाफ ले लूँ तो कोई दिक्कत है. एक का आंसर ये है ना कि इफ वी चूज बीटा इज इक्वल टू हाफ देन x इज इक्वल टू हाफ इज द ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम. x स्टार इज इक्वल टू हाफ इज इक्वल टू बीटा इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन. यही ना, एक तो ये है पॉसिबल, क्योंकि उस केस में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन समझ सकते हैं आप. 0 से हाफ में जैसे मैं अगर 0 पे 0 है और हाफ पे कितना है, हाफ पे 0 हो जाएगा ना. इसका मतलब है कि ये 1 माइनस 2x पॉजिटिव होगा अगर x लेस देन हाफ होगा. राइट, ये कहना चाह रहा हूँ. ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है. ओके, तो ये 0 से हाफ में इंक्रीजिंग फंक्शन है. ये जो एफ है इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to हाफ एंड डिक्रीजिंग इन हाफ टू 1. तो ऑप्टिमल वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हाफ में मिलेगी, तो बीटा को हाफ ले लेंगे तो काम हो गया हमारा. देख लो, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ बीटा विल वी हैव एक्स स्टार एज बीटा. ठीक है, तो अभी चला समझो यहाँ पे होगा क्या. अच्छा, व्हाट वैल्यूज पूछ रहा है ना, आपको सारे केसेस बताने हैं. सो इन तीनों केसेस में डील करते हैं, समझो जरा. तो जो पहला केस है कि जब बीटा लेस देन हाफ है, तो इंटरवल 0 से बीटा है. एक मिनट, यहाँ उल्टा लिख दिया ना, बीटा यहाँ मोर देन हाफ है, यहाँ बीटा लेस देन हाफ है. ठीक, जब बीटा मोर देन हाफ है तो फंक्शन 0 से हाफ में इंक्रीजिंग है, हाफ से बीटा में डिक्रीजिंग है, तो एक्स स्टार बराबर हाफ आएगा. जब बीटा मोर देन हाफ है तो एक्स स्टार इज हाफ. जब बीटा लेस देन हाफ है देन एक्स स्टार इज बीटा एक्चुअली. व्हाई, बिकॉज फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to हाफ, बट डोमेन तो 0 से बीटा ही है, तो बीटा पे ही आपको स्टॉप होना पड़ेगा. सो 0 से बीटा तक जाएंगे, बीटा पे लार्जेस्ट वैल्यू अटेन होगी बिकॉज फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिटवीन 0 to हाफ. तो ये आ जाएगा. और तीसरा केस जब बीटा हाफ है तब भी बीटा है, तो कहने का मतलब ये एक पॉसिबिलिटी था. और जब बीटा लेस देन हाफ होगा स्टिल ऑप्टिमल वैल्यू बीटा पे ही आएगी. और अगर बीटा मोर देन हाफ हुआ तो ये इंटरवल है, तो 0 से हाफ में फंक्शन इंक्रीजिंग और हाफ से फिर डिक्रीजिंग हो जाएगी हाफ के आगे, तो हाफ इज द ऑप्टिमल वैल्यू एक्चुअली. तो उस केस में एक्स स्टार हमारा हाफ रहेगा. तो आंसर क्या है, आंसर ये दोनों इंक्लूड हो गया. तो क्वेश्चन क्या था, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ बीटा, व्हाट वैल्यूज ऑफ बीटा विल मेक इट दिस. तो आंसर इज बीटा लेस देन इक्वल टू हाफ. दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ कि बीटा बिटवीन 0 एंड हाफ. ठीक है, तो ये आंसर है आपका. मतलब 0 से हाफ में बीटा को रखेंगे तब जाके हमारा ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा. ओके, देख लो.
तीसरा पार्ट क्या कह रहा है कि a firm is producing two products A and B. The market price of A and B are respectively 3 and 2. A firm has the resources to produce only 10 units of A and B together. 10 units of A and B together. Also, the quantity of A produced cannot exceed the double of the quantity of B produced. The revenue maximizing production plan. How many? ये तो क्लास 12 का LPP का क्वेश्चन नहीं है ना? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ऑफ क्लास 12 क्लास, है ना? तो क्लास 12 में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन थे LPP में. So how many units of A and B of the firm? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है. अच्छा, इकोनॉमिक्स का है क्या? तो रिवेन्यू मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन, ये थोड़ा वर्ड नया है, देख लो एक बारी. देखो है, मुझे लगा LPP तो नहीं ना, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. चेक कर लो भाई. सर एक्चुअली क्वेश्चन इकोनॉमिक्स एक सेक्शन आएगा जिसमें आपको आधा क्वेश्चन मैथ लगेगा और आधा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स. हाँ एग्जैक्टली सही कह रहे हो आप. तो आप इसको किसी में भी कंसीडर. ठीक है, तो इसको हम छोड़ो, मुझे मेरे कपड़े से बाहर इसको हटा देते हैं. तो और क्या है हमारे आंसर का? कुछ 6 वाला होगा मुझसे, प्रोबेबिलिटी का है ना ये. ठीक है, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. A slip of paper is given to person A who marks it with either plus or minus. Okay. The probability of, ठीक है, तो हमने अभी ये वाला पार्ट किया है. ठीक है, इसमें 5 से स्टार्ट किया. 5 का A भी था, C हमने छोड़ दिया इकोनॉमिक्स क्वेश्चन मान के. एंड 6 ट्राई करते हैं. तो पर्सन ए को एक स्लिप ऑफ पेपर दिया गया जो या तो प्लस लिखेगा या माइनस लिखेगा. द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर राइटिंग प्लस इज 1/3, तो माइनस लिखने का 2/3. Then the slip is passed sequentially to BCD. अच्छा, okay. Each of them either changes the sign on the slip with probability 2/3 or leaves it as it is with probability 1/3. अब आपको पूछ रहा है कि compute the probability that the final sign is plus if A wrote plus, compute the probability that final sign is plus if A wrote minus, compute the probability that A wrote plus if the final sign is plus. So ये एक्चुअली वही टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं, बेस थ्योरम का ना. बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो गया. देखिए, इसको ट्री डायग्राम से ही बना सकते हो, है ना, कि ए ने प्लस लिखा था, जैसे ए ने क्या लिखा, प्लस. ठीक है, सो दिस इज ए. फिर ए के बाद अब बी के पास जाएगा. सो ए के पास क्या है, प्लस है अभी, है ना. सो मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, अभी समझो. तो जब ए के पास है तो प्लस साइन है, यही ना. दोनों एक बार ले सकते हैं, प्लस माइनस दोनों दे सकता है एक. नहीं, इसने कहा ना इफ ए रोट प्लस, है ना. लास्ट में इस अगर हम दोनों लिखेंगे तो तीनों पार्ट एक साथ हो सकता है. अच्छा, हाँ हाँ लास्ट में लिखा है ना. हाँ, वही तो उस तरह से ट्री डायग्राम से इजीली आ जाएगा. तो आप उस तरह से कर लो कि जैसे प्लस था, अब बी क्या कर सकता है, बी
या तो इसको प्लस ही रखे या फिर इसको माइनस कर दे, दो ऑप्शन है। फिर सी तक गया तो अगेन सी कैन मेक इट प्लस और माइनस, अगेन ये है तो माइनस को या तो माइनस रखे या प्लस कर दे, यही चीज़ है, या तो माइनस रखे या प्लस कर दे एंड सो ऑन। तो फाइनल साइन प्लस होने का क्या चांस है, तो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ से भी दो पॉसिबिलिटी फिर निकलेगा ना, यहाँ से दो पॉसिबिलिटी, या तो प्लस माइनस, यहाँ से भी माइनस प्लस या प्लस माइनस, यहाँ से भी प्लस माइनस, ऐसा है। और अब बस इसको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर लो प्लस माइनस। तो फाइनल में प्लस चाहिए ना मुझे, इसने कहा है कि फाइनल साइन इज प्लस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ तक पहुँचने के क्या क्या रास्ते हैं उसको मल्टीप्लाई कर लो। जैसे ठीक है, जैसे देखो मैं अगर देखूँ तो ये प्लस को प्लस ही रहने देगा, ए के पास प्लस था तो बी विल कीप इट प्लस ओनली। सो क्या प्रोबेबिलिटी है, तो कह रहा है कि ईच ऑफ देम आइदर चेंज द साइन और ऑन द स्लिप विथ चेंज द साइन लीव्स इट। तो चेंज करने के लिए 2/3, सेम रखने की 1/3, तो ये सेम रखेगा 1/3 2/3, तो सेम रखने का है 1/3 और चेंज करने का है 2/3, सेम रखने का 1/3 और चेंज करने का 2/3, ये है। तो इससे कर सकते हो इसलिए। तो यहाँ से प्लस है तो सेम रखने का 1/3, चेंज करने का 2/3, फिर ऐसे ही 1/3 2/3 प्लस है तो ये चेंज किया 2/3 1/3, फिर 1/3 2/3 है यहाँ तक। सो यू हैड गिवन ए हैज प्लस साइन, तो देखो रास्ता ढूंढो, इस प्लस से इस प्लस तक आने के जो रास्ते हैं ना उसको मल्टीप्लाई करते जाओ। तो क्या क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 फिर प्लस आ गया, तो मतलब 1/3 का क्यूब इसका हो गया। इस प्लस तक पहुंचने के क्या रास्ते हैं, सो 1/3 फिर 2/3 एंड फिर 2/3, यही ना। सो 1/3 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर, ऐसा। इस प्लस तक पहुंचने के क्या रास्ते हैं वैसे ही। सो ये तो यहाँ आ गया, तो ये 2/3 फिर ये 1/3 और फिर ये 2/3, तो यहाँ भी ऐसे ही है 1/3 इंटू 2/3 स्क्वायर। फिर इस प्लस तक आने के क्या रास्ते हैं, तो ठीक है, तो यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, सो 2/3 फिर 1/3, राइट, ये 1/3। ये तो हमने निकाला कि इनिशियल साइन वॉज प्लस, ए वॉज प्लस एंड द फाइनल साइन इज प्लस, ऐसा समझो, अपॉन प्रोबेबिलिटी ए प्लस, ठीक है। सो ये एक्चुअली मुझे निकालना था, इसका मतलब था प्रोबेबिलिटी दैट फाइनल साइन इज प्लस गिवन दैट ए इज प्लस। तो ये जो अभी निकाले हैं ना इन सबको ऐड करोगे तो न्यूमरेटर की वैल्यू आएगी, राइट। सर एक स्टेप शायद छूट गया है इसमें, क्योंकि ए भी ए है ना, ए भी चूज कर सकता है प्लस या माइनस। हाँ तो मैंने ए से स्टार्ट किया, इसने कहा ना इफ ए रोड प्लस, आप सही कह रहे हो कि प्लस या माइनस हो सकता है, बट मैंने मान लिया ए प्लस ही लिखा है, उसने कहा है ना। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप में आया ना ए प्लस से प्लस पे, हाँ ये 1/3 का पावर 4 आना चाहिए। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि यहाँ से जो है वो प्लस लिखेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/, ओके 3। हाँ मैं समझ रहा हाँ, हूँ जो ए आप प्लस लिखेगा ना तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 और माइनस लिखेगा तो 2/3। मैं समझ रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं कि प्लस, तो मैं तो वहाँ से स्टार्ट ही किया हूँ, तो आप वो करोगे फिर डिवाइड करना पड़ेगा, तो बात वही है। तो एट द एंड आपका आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर, हाँ वो करेंगे तो इसमें फिर 1/3 से डिवाइड भी हो जाएगा, तो वो हाँ भी आई थिंक ठीक है। आप जो कह रहे हो तो उसमें फिर डिवाइड करना पड़ेगा 1/3 से बाद में, यस यस तो वो सर। कैंसिल हो जाएगा जो मैंने पहले ही छोड़ दिया है ना। हाँ तो ये भी कर सकते सो वो भी एक रास्ता है, क्योंकि अगर हम ए का डिसाइड करके चलेंगे तो वो हटा देंगे। सो ठीक है, तो इससे आंसर ये आ जाएगा पहले पार्ट का
1/3 का क्यूब 1/3 इंटू 2/3 का स्क्वायर 1/, अच्छा ये तो सेम ही है, 3 बार है ना, इंटू 3 कर देते हैं, इंटू 3। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा एक्चुअली। और जो वो कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ देखें कि ए के पास 2 पॉसिबिलिटी था, तो ए जो है वो प्लस करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, है ना, प्रोबेबिलिटी राइटिंग 1/3 1/3 1/4 नहीं 1/3 ही है 1/3, हाँ, प्लस लिखने की 1/3। तो अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ और फिर मुझे ये 1/3 से डिवाइड करना पड़ेगा ये प्लस लिखने का, तो मैंने पहले ही उसको अज्यूम कर लिया तो कैंसिल हो गया एक्चुअली। हाँ नीचे डिवाइड करना पड़ता तो फिर वो बात कैंसिल हो एक ही बढ़ जाता, गया। हाँ, तो फिर वो कैंसिल हो जाता, फिर जो मैंने निकाले वो हैं। तो ये आंसर आ जाएगा जी, देख लीजिए, 1/3 का क्यूब एंड 1/3 इंटू 2/3 होल स्क्वायर। तो या तो है ना ए या तो प्लस लिखेगा या माइनस लिखेगा, बात सही ना। तो प्लस लिखने का हाफ 1/3 चांस था। देन ए के बाद बी, ये बी के लिए मैंने लिखा था साइन कि बी, देन सी के लिए, देन डी के लिए, ये चीज़ है। सिमिलरली यू ट्राई फॉर द अदर पार्ट, बी पार्ट वैसे ही हो जाएगा। अब सी में उल्टा पूछ लिया है, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी दैट ए रोड प्लस इफ द साइन वाज साइन फाइनल साइन इज प्लस। तो उसको बस उल्टा कर देना है यहाँ पे ना, ये एफ गिवन ए प्लस था, अब ए प्लस गिवन एफ होगा, तो उसके अकॉर्डिंग निकालो। कर पाओगे? ट्राई करके देखो इस तरीके से। थ्योरम भी लगा सकते थे, लेकिन बेस थ्योरम लगाते तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता, तो हमने उसको वैसे किया। उससे भी करेंगे, यही आएगा। देखना आंसर की अगर है तो चेक करो, तो इस तरह से आ जाएगा। और बी वाले में क्या है, बाकी ट्राई करके देखो। देयर आर n हाउसेस ऑन अ स्ट्रीट नंबर्ड h1 h2 hn, ईच हाउस कैन आइदर बी पेंटेड ब्लू और रेड, हाउ मेनी वे कैन हाउसेस बी पेंटेड। तो ऐसा है, बताओ। तो काउंटिंग का आ गया ना। तो यहाँ से there are n houses on the street number h1 h2 hn, each houses can be either painted blue or red, तो how many way। तो each के पास 2 चॉइस है ना, आपने वो बॉक्स वाला तरीका देखा होगा कि जैसे, टू दी पावर n आंसर हो हाँ है जाएगा। ना, जो बॉक्स होता है, तो ईच हाउस हैज़ 2 चॉइसेस, तो 2 × 2 × 2 चलता रहेगा। तो ये टोटल आंसर आ जाएगा 2 की पावर n हाउस है, तो 2 की पावर n, तो इसका आंसर हो गया 2 की पावर n, क्योंकि ईच हैज़ 2 चॉइस, 2 × 2 × 2 ऐसा। अब दूसरा पार्ट में था कि सपोज n मोर देन इक्वल टू 4 है, द हाउसेस आर सिचुएटेड ऑन n पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। अच्छा, तो अब ये है कि सर्कुलर, ये जो है ना, अभी जो हमने किया है ये था लीनियर परमुटेशन बोलते हैं इसको, और अब आएगा सर्कुलर परमुटेशन। सो अब सर्कल पे आ गया, घर जो है सर्कल पे है कि h1 पहला घर, दूसरा घर, इस तरह से nवां घर है ना, ऐसा n-1 ये चलता रहेगा। सो ये वो लीनियर परमुटेशन है, ये सर्कुलर परमुटेशन है। So now there is an additional constraint on painting houses. Exactly 2 houses need to be painted blue. अच्छा, इन्होंने बता दिया कि हमें बता दिया है क्या कि exactly 2 houses need to be painted blue and they cannot be next to each other. अच्छा, वो एक दूसरे के साथ भी नहीं होने चाहिए। तो how many ways can houses h1 h2 hn be painted under this new constraints? देखिए, तो सर्कुलर परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितना होता है, n-1 फैक्टोरियल, है ना, क्योंकि n से डिवाइड हो जाता है। बिकॉज जैसे है ना 1 2 3 4 n या n से स्टार्ट करो तो सिमिलर ही दिखेगा, तो इसीलिए देयर आर n डिफरेंट सिचुएशंस दैट विल लुक, मतलब आपने पढ़ा होगा ना कि जैसे बोलते हैं परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट n फैक्टोरियल, तो वो डिस्टिंक्ट लीनियर परमुटेशन के लिए होता है।
और सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज n फैक्टोरियल अपॉन n विच इज n माइनस 1 फैक्टोरियल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, जैसे मान लो ऐसा है 1 2 3 1 3 2 है ना, जैसे लिखूंगा 6 आएगा, लेकिन वही सर्कल पे अगर आप 1 2 3 लिखो, अब इसको आप अरेंज करो कितने तरीके से होगा। तो जैसे 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2 एक ही है, यहाँ ही बोलना चाह रहा हूँ कि 1 2 3 3 2 1 1 2 3 फिर 3 1 2 3 1 2 एंड 2 3 1 दे आर सेम थिंग। अब बाकी जो बच गया वो उल्टा हो जाएगा। सो 1 3 2 अलग होगा सर्कुलर में ना, तो इसलिए यहाँ पे 3 फैक्टोरियल बाई 3 मतलब 2 आएगा आंसर। तो सर्कुलर परम्यूटेशन 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का 2 होगा। सो सिमिलरली n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का सर्कुलर परम्यूटेशन n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा। सो अब यहाँ पे कंडीशन हमारे पास, कंडीशन ये है कि हमें 2 हाउसेस को ब्लू पेंट करना है, बाकी सबको there are additional constraint of painting the houses, exactly 2 houses need to be painted blue and they cannot be next to each other. तो कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं ना, नेक्स्ट करके कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। ऐसा होता है ना कि मान लेते हैं एक साथ ही है दोनों हाउस, और फिर उसका हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे बाद में, तो ये भी हो जाएगा। हाउ मेनी वे कैन हाउसेज बी पेंट, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वे जो था ऑफ पेंटिंग सर्कुलर है, सो इट्स अच्छा यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली, ईच हैज़ 2 चॉइसेस है ना, लेकिन हमें तो उन्होंने फिक्स कर दिया ना कि 2 को ब्लू रखना है, बाकी को अरे 2 की पावर n कब लेंगे और n फैक्टोरियल, यहाँ बताइए इसका आंसर n फैक्टोरियल होगा या 2 की पावर n होगा, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, कलर को अरेंज कर रहे हैं या कलर को इसमें अरेंज करते हैं, या तो ब्लू से पेंट कर सकते हैं या रेड कलर से। हाँ, तो इसमें तो यही है कि या तो है ना दिस कैन बी रेड और ब्लू, जो भी है रेड और ब्लू रेड और ब्लू रेड और ब्लू, क्योंकि इनको घर को तो अरेंज नहीं कर रहे हम लोग, है ना, कलर चेंज कर, घर तो फिक्स है। यहाँ पे तो क्या कर रहे हैं हम, बी पार्ट में ठीक है इसका ओके है, और दूसरे वाले में इसमें कह रहा है कि द हाउसेस आर सिचुएटेड ऑन एन पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, सो देर इज एन एडिशनल कॉन्स्टेंट ऑन पेन। अब सर्कुलर की बात कर रहा है ना ये, सो लेकिन इन्होंने फिक्स कर दिया कि 2 को मुझे ब्लू रखना है, बाकी को रेड करना है ना। तो यहाँ मुझे एक तो ये समझ आ रहा है कि टोटल हाउस को मुझे पेंट करना है, ऐसे कर सकते हैं क्या, जो दोनों ब्लू हाउस है उसको साथ रखेंगे और उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। जैसे आपने बताया अभी कि इसका अरेंजमेंट n-1 का फैक्टोरियल होता है, तो जब 2 हाउस एक साथ और रहेगा तो उस दोनों को एक ही हम कंसीडर करेंगे, तो यानी n-2 का फैक्टोरियल हो जाना चाहिए आंसर। तो पेंट करने का वे क्या मतलब, पेंट करने के वे का क्या मतलब है एग्जैक्टली दो, कोई भी 2 हाउस को ही मुझे ब्लू पेंट करना है एक्चुअली। तो इन्होंने कलर तो फिक्स कर दिया कि एनी 2 हाउसेस विल बी ब्लू एंड दे विल नॉट बी टुगेदर। तो मान लो टुगेदर वाले को एक साथ, जैसे आप कह रहे हैं टुगेदर एक साथ ले ले, तो टोटल परमुटेशन वैसे होता n-1 फैक्टोरियल, इसमें से घटा दो, जब 2 ब्लू को एक साथ ले लिया तो n-1 घर हो गया। अब सो n-1 घर में से क्या हो सकता है, दे कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वे, n-2 फैक्टोरियल वे, और उन दोनों को अरेंज करने से कुछ नया मिलेगा नहीं क्योंकि सेम कलर का है ना। सो इफ यू अरेंज देम नथिंग न्यू विल कम, तो ऐसा कुछ होगा। फिर तो ये कुछ कॉमन ले लेंगे तो n-2 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, फिर बचेगा n-1 -1,
सो n-2 इंटू n-2 फैक्टोरियल ऐसा कुछ आ जाएगा, देखिए। ऐसे कुछ होगा फिर तो। यही होना चाहिए। हाँ, अब कह रहा है हाउ विल योर आंसर टू द प्रीवियस क्वेश्चन चेंज इफ द हाउसेस आर लोकेटेड ऑन एंड पॉइंट्स ऑन द लाइन। तो लाइन से क्या डिफरेंस होगा? अब इसको देखो, पहले वाले क्वेश्चन में कलर फिक्स नहीं था, यहाँ फिक्स था, इसलिए ऐसा हो रहा है। सो अब ये सी पार्ट में क्या हो जाएगा डिफरेंस, कि जो n-1 फैक्टोरियल वो मेरा n फैक्टोरियल हो जाएगा, और जो n-2 फैक्टोरियल लिखा है वो मेरा n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। मतलब n ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, इन फैक्टोरियल, ऑनलाइन, लीनियर परमुटेशन, सो ऑनलाइन है ना, हाउस आर ऑनलाइन। तो लाइन पे n ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल वेज। अब टू ब्लू वाले को एक साथ रख लेते हैं, तो एक मान लेते हैं, तो नाउ वी हैव टोटल n-1 हाउसेस, सो दैट कैन बी अरेंज्ड इन n-1 फैक्टोरियल। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये कलर सारे जो बाकी जो बचे हैं वो सब रेड होंगे ना, सब रेड होंगे। तो हाउस तो डिफरेंट है एक्चुअली, इन हाउसेस है ना, लेवल्ड है, क्योंकि हाउस तो लेवल्ड है यहाँ पे, राइट। सो अब यहाँ दिक्कत पता कहाँ आएगी, कि ये जो टू हाउसेस हमने साथ में लिए हैं, सो दैट कैन बी अरेंज इन टू वेज, मतलब जैसे h1 h2 h2 h1, सो वी कैन काउंट देम डिफरेंट और दे विल बी सेम, क्योंकि लेबल्ड है यहाँ पे, लेकिन दोनों तो ब्लू ही है, तो लेकिन ऑर्डर तो अलग हो जाएगा ना, बताओ। जब ऐसा करते हैं ना हम लोग दो, मतलब जैसे सिमिलर जब टुगेदर रखा हमने, सो दे विल परम्यूट इनसाइड विद देमसेल्फ। तो उस केस में क्वेश्चन है क्या, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 2 कर सकते हैं क्या यहाँ पे, तो फिर इंटू 2 करेंगे तो यहाँ -2 आएगा, फिर यहाँ -3, एक मिनट, तो फिर यहाँ n-3 हो जाएगा, तो आंसर देखना पड़ेगा। और यहाँ पे फिर यहाँ भी 2 हो जाएगा, बिकॉज टू डिफरेंट हाउसेस है ना, सो दे कैन अरेंज इन टू फैक्टोरियल वेज, अगर डिफरेंट हाउस ले रहे हो तो इस केस में यहाँ फिर से n-1 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे तो n-2 बच जाएगा। सो आंसर इज n-2 टाइम n-1 फैक्टोरियल। तो आई थिंक ठीक है, ये 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिकॉज हाउसेस आर लेवल्ड, तो लेवल्ड मतलब डिस्टिंक्ट है ना, तो हाउसेस डिस्टिंक्ट है, इसलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। कलर सेम है, लेकिन यहाँ कलर इन्होंने कलर को वैरी नहीं करा रहा है, कलर इन्होंने फिक्स कर दिया है कि आउट ऑफ n हाउसेस 2 आर ब्लू एंड रेस्ट n-2 आर रेड, ये तो फिक्स कर दिया, तो कलर से कोई दिक्कत नहीं है। मेन यहाँ लेबलिंग का देखना है मुझे, कि किस तरीके से, लेकिन क्वेश्चन ये था किस तरीके से हम पेंट कर सकते हैं, नहीं कैन बी पेंटेड। सो हमने अरेंजमेंट टोटल देखे हैं, हाँ बट है ना, 2 ब्लू हाउस कैन बी एनी, कोई भी 2 हो सकता है ना ब्लू तो। हम्म, हाँ इस तरह से कुछ होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना 2, क्योंकि इनको अलग अलग करेंगे। सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, लाइक n-1 हाउस है जो रेड पेंटेड है, तो वो तो n-1 वे में होगा, जिस तरह से आपने अभी 2 बोला था, लाइक 2 तरीके से होगा। हम्म और जो बचा हुआ स्पेस है लाइक n-2, उसमें कॉम्बिनेशन होगा कि वो 2 स्पेस फिल करेगा ब्लू के द्वारा, तो n-2 C2 कर सकते हैं। अच्छा, तो -2 में से पहले कोई भी 2 आप चूज कर लो, ऐसा। मतलब मैंने जैसे मान लीजिए हमने 3 मान लिया, लाइक कि 3 ही हाउस है, इन मतलब आसान समझने के लिए। ठीक है, और हाँ। हम फिर हमने उसे रेड, लाइक इसे रेड मान लिया, तो ये 3 फैक्टोरियल में अरेंज हाँ। होगा, लेकिन इनके बीच जो स्पेस है वो 2 बचा है, बिकॉज ये सर्कल में है, तो ये 2 फिल होगा ब्लू के द्वारा। तो यहाँ पे तो सीधा हम्म उसी तरह भी जो 2 है, जो बचा हुआ स्पेस है उसी में कोई 2 स्पेस फिल करेगा ना ब्लू, तो वहाँ पे तो कॉम्बिनेशन लग जाएगा। कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से तब लगता ना कि जब
अगर हाउस हमें चुनना पड़ता कि जैसे कोई 2 हाउस है उसमें से एक को करना है, या मुझे मतलब 3 हाउस है तो उसमें से एक को करना है। यहाँ पे तो मतलब सारा हाउस देखना है ना एक साथ। मुझे सारे हाउस को पेंट करने के लिए सेलेक्ट नहीं करने हैं। वी हैव टू पेंट ऑल हाउसेस। आई थिंक ये ठीक है, लेकिन थोड़ा सोचो आप लोग, ये देख लेते हैं। सो इसमें और क्या है? अच्छा, इसमें और कुछ है भी नहीं। ओह, तो यहीं पे है। चलो इसी पे अभी कंप्लीट करते हैं, थोड़ा और सोचते हैं फिर। हमें मेनली बी पार्ट को सोचना है ना। तो ये आज है ना 18 19 दोनों का हो गया है। तो अब पीई भी खत्म ही हो गया मैथ का, अब पीई ये ही बचा है। अच्छा। 2018, हाँ हाँ 2018 से ही मतलब ये पीईबी में मैथ आना स्टार्ट हुआ था। अच्छा, उससे पहले मैथ आता ही नहीं था। ओह। पी, सर अलग पी अलग आता उससे था। अलग अलग, अच्छा। उससे पहले पीईए मतलब सिर्फ मैथ्स के लिए होता था, उसमें ओह, इकोनॉमिक्स नहीं आता था, और पीईबी में सिर्फ इकोनॉमिक्स होता था। अच्छा, मतलब पहले अब पीए में दोनों सिर्फ को मैथ, अब पीई में इकोनॉमिक्स, अब वो मिक्स कर दिया अब। तो ठीक है, तो इसको हाँ बस देखना है। एंड बाकी ठीक है, तो आप पीईए कंप्लीट करो। अब अगले क्लास से सिर्फ डाउट करेंगे, मतलब कल से जो क्लासेस होंगी, तो पीईए के जितने पेपर्स हैं इसमें आप सारा कंप्लीट करो। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है वो मुझसे पूछो, वो मैं ट्राई करूंगा। ठीक है ना, वैसा होगा। तो अभी के लिए यही जो किया वही सही मानते हैं। बाकी आप पीईए ट्राई करके आओ, जो भी पेपर है इसमें, है ना, इसमें बहुत सारे पेपर हैं। तो क्योंकि मैं अगर एक मेरे एक ख्याल से हम्म हम्म अब जैसे जो लेटेस्ट वाला पेपर है ना पीईए हो गया, हम्म तो उन सब का जो क्वेश्चन है मैथ्स का आप एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दीजिएगा। अच्छा। जैसे वो कर सकते हैं, लाइक वो इजी क्वेश्चन है तो हम एक क्लास में एक पी भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब पीए सॉल्व कर सकते हैं। लाइक 3 दिन अगर बाकी है, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट 3 हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। क्वेश्चन तो लगभग हमने कर लिया है सारा, हाँ मतलब अब पीए का ही हो गया तो थोड़ा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा तो उससे फायदा हो सकता है। अभी ठीक 3 है। दिन तो बाकी है, 3 कल क्लास से और। या तो डिस्कस करते हैं, जो क्वेश्चन होगा उसको अप्रोच देखेंगे क्या है, ये ना। हाँ वैसे ही कॉन्सेप्ट टाइप, कॉन्सेप्ट उसमें क्या क्या इस कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। एनीवे देख लेना, कल मिलते हैं फिर। सो बाकी कल सॉल्व करके आओ जैसे कहोगे, या तो किसी साल के पीईए का पेपर डिस्कस कर दूंगा, इसमें ये अप्रोच लगेगा, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, उससे रिवीजन हो जाएगा। हाँ, ये कर सकते हैं। कि क्या अप्रोच है उसमें। अब तो टाइम भी नहीं बचा, अब कितना 4 5 दिन बचे हैं। आज 7 तारीख है, 8 9 10, 3 दिन। हम्म, 3 दिन है, 3 क्लास और है। हाँ 3 क्लास और है। तो वही है, 3 क्लास में अपना कंप्लीट करो, जो पूछना चाहो वो बताओ, वो मैं बता दूंगा। तो जो भी आप है ना, अपना डिसाइड कर लो क्या। हाँ यही करेंगे, डाउट पूछ लेंगे अगर कोई डाउट होगा तो, और जो लेटेस्ट वाला है जिससे मतलब पैटर्न भी पता चल जाएगा ना कि अभी किस टाइप का पूछ रहा है। हाँ। और लेटेस्ट वाला में मतलब इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन भी रहता है तो मैथ पोर्शन उतना है नहीं तो आराम से हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमने 18 से अभी 24 का पीई भी किया है। आप लोग अपना 18 से 24 का जो भी उससे पहले वाले पीई है सारा कंप्लीट कर लो, और जो डाउट है पूछ के कंप्लीट कर लो। ठीक है। डाउट या कॉन्सेप्ट, जिस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करा सकते हैं कि हाँ इसमें ये होगा।
बट उसके लिए क्वेश्चन पहले सॉल्व करो, नहीं हो रहा है तो पूछो कि इसमें समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो उसके लिए मैं थ्योरी भी थोड़ा बता दूंगा जरूरत पड़ी हाँ तो, वैसे कि जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उसके थ्योरी बता वैसे दूंगा। हम्म ठीक है ना, चलिए फिर आज ही स्टॉप करते हैं, थैंक यू, कल मिलते हैं फिर।